नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल द शाकुंतलम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले एक दो दिन से वीडियो नहीं पढ़ पाई क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी, इसीलिए वीडियोस नहीं पड़ी। अब क्या है, आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। इधर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। मैंने बताया है पहले, मैं आपको जो बायोलॉजी की क्लासेस हैं, वो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चैप्टर्स आते हैं उनको मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूँ। उसके जस्ट बाद में आपका जो बायोलॉजी के टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस हैं उसको भी आपको कंप्लीट करवाऊँ। आने वाले एग्जाम्स आपके, जैसे अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ है, पेट के एग्ज़ाम के बाद में आपका जो वैकेंसी आई है, जैसे नर्स की वैकेंसी आई है, उसमें भी आपका ये हेल्प करेगा। और क्या है, जो अभी आपकी वैकेंसी आई है, आने वाली है, लेखपाल की आएगी, उसमें भी आपका साइंस हेल्प करेगा। तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए आने वाले, जैसे यूपी SSC के द्वारा जो है उनके लिए ये कराया जाएगा। और उसके बाद में जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है, जैसे LT और TGT का बायोलॉजी की, वो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए, हम लोग पिछला टॉपिक अभी हम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरा एक सीधा उद्देश्य है कि आप लोगों को चीज़ें डिटेल में पढ़ाना है। डिटेल में शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है। आप अगर शॉर्टकट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। हो सकता है कोई एग्ज़ाम आपका बाई चांस निकल जाए, लेकिन जब आप चीज़ें लॉन्ग टर्म में पढ़ते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम रुकने वाला नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया है, पिछली वीडियो में भी बता दिया है आप लोगों को कि आप लोग एग्ज़ाम के भरोसे ना बैठिए, परीक्षा के भरोसे ना बैठिए कि और वैकेंसी आने के भरोसे मत बैठिए। आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत करिए, जिसके कारण क्या होगा कि जैसे ही वैकेंसी आपके आ जाएगी तो और लोग जो होंगे वो सोचते रह जाएंगे, अभी मुझको तैयारी करना, यहाँ से मैटर गेन करना है, वहाँ से मैटर गेन करना है। आप क्या है, आपके पास मैटर तैयार है, आप पहले से पढ़ाई करें, आपको केवल और केवल रिवाइज करना होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो समय न गंवाते हुए सीधा सीधा हम आते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने पहला टॉपिक ही लिया था ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी तंत्रियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3-4 ग्लैंड्स पढ़ ली थी। जो हमको अगली ग्लैंड्स पढ़ना है, वो कौन सी ग्लैंड पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है नेक्स्ट ग्लैंड, वो पैराथायरॉयड ग्रंथि पढ़ना है। आप देखते ही हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, पैराथायरॉयड ग्रंथि। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथ कहाँ होती है? मैंने बताया था कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है उसका शेप कैसा होता है, एच शेप का होता है। कैसा होता है? एच शेप का होता है। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो क्या होती है, इसी के एक तरीके से क्या होती है, ये एक लोब पे क्या होती है, 4 होते हैं। एक पैराथायराइड पे क्या होते हैं, 4 लोब होते हैं। एच वाले पे क्या करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन कहाँ, ग्लैंड कहाँ पर होती है ग्रंथि, यहाँ पे आपके गले में, यहाँ से लेकर के यहाँ। तो 2 पैराथायराइड आपकी यहाँ होती है और 2 पैराथायराइड आपकी यहाँ होती है गले में। 2 पैराथायराइड यहाँ पर और 2 पैराथायराइड यहाँ पे, ये वाला, ये 2 पैराथायराइड। एक पैराथायराइड आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक पैराथायराइड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये थायराइड ग्लैंड है, इसी के ऊपर पैराथायराइड लगी होती है। ये थायराइड ग्लैंड है, ये क्या है, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड। तो इनकी अगर हम कहें संख्या बोलें, कितनी संख्या होती है, तो आप क्या बता देंगे, इनकी जो संख्या होती है वो आप क्या बताएंगे कि जो संख्या है वो कितनी है, 4। कितनी है, 4 होती है। आपने देखा पैराथायराइड की संख्या कितनी है, 4 है। और मैंने बताया है कि आपका होता कहाँ पे है, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, गला बोलते हैं या कंठ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका स्थान कहाँ पे होता है, तो आप बताओगे स्थान जो है वो क्या होता है, कंठ होता है। स्थान क्या होता है, कंठ होता है। स्थान कहाँ पे स्थित होती है, कई बार प्रश्न पूछा गया है पैराथायराइड हार्मोन का स्थान कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, इसका जो स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ होता है।
ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इससे रिलीज होने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। मेन पॉइंट यही है कि आप क्या बताएंगे, कौन कौन से हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, पैराथायराइड ग्रंथ से निकलते हैं। तो आप बात करते हैं कि हार्मोन्स की बात करें तो कौन कौन से हार्मोन्स हो जाएंगे। हार्मोन की बात करें तो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो आप बताएंगे पहला होता है पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। दूसरा है या इसी को क्या बोलते हैं, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, या इसी को क्या बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन, और इसी को क्या बोलते हैं कोलिप्स। कई बार पूछा गया कोलिप्स हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, तो आप क्या बताओगे पैराथायराइड ग्लैंड से कोलिप्स हार्मोन का सिक्रीशन होता है, कोलिप्स हार्मोन। तो क्या होता है पैराथायराइड हार्मोन कहें, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन कहें, या क्या कहें थायरॉक्सिन। अच्छा बताइए थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, तो बताया गया पिछली क्लास में कि आपको जो थायरॉक्सिन होता है वो थायराइड से निकलता है। कैल्सीटोनिन जो हार्मोन होता है वो भी किससे निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, ये इसका कार्य क्या होता है, ये अगर जो हमारी बोन्स में, ठीक है, वो क्या करता है, लिख देते हैं पैराथायराइड हार्मोन। अगर दूसरे वाले हार्मोन की बात करें थायराइड हार्मोन की, तो थायराइड हार्मोन क्या करता था कि जो आपका ब्लड में एक्सेस कैल्शियम होता था, कहाँ पे ब्लड में एक्सेस कैल्शियम होता था, उसको आपके ग्लैंड पे सॉरी आपके बोन्स पे क्या करता था, बोन में आपको डिपॉजिट, बोन पर डिपॉजिट करने का काम करता था। कौन करता था, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो सॉरी कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा, कैल्सीटोनिन जो हार्मोन था वो क्या करता था, ब्लड का जो ज्यादा कैल्शियम है, एक्सेस कैल्शियम है, उसको कहां पे भेजता था, बोन पे भेजता था। किस पे भेजता था, बोन्स पे भेजता था। मतलब एक्सेस ब्लड कैल्शियम का डिपोजिशन किस पे होता था, तो आप बताओगे बोन्स पे हो जाता था। तो अब हम पैराथायराइड की बात कर लेते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, जो बोन्स में अगर अधिक कैल्शियम हो गया, इसका काम जस्ट अपोजिट कैल्सीटोनिन का होगा। इसका काम क्या होगा, कैल्सीटोनिन के जस्ट अपोजिट होगा। कैल्सीटोनिन क्या कहता है कि अगर ब्लड में जो ज्यादा कैल्शियम है उसको बोन्स पे करेगा, और पैराथायराइड का काम क्या होता है, ये क्या करेगा, ये जो आपका बोन्स पे अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई, बोन्स में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो उसको कहां पर भेजेगा, तो आप बताओगे ब्लड में भेजेगा। कहां पे भेजेगा, तो इसका क्या करेगा, बोन्स के एक्सेस कैल्शियम को ब्लड में लाने का कार्य करता है, ब्लड में लाने का कार्य करता है। दोनों का, एक अगर आपको कैल्सीटोनिन आ रहा है तो आप दूसरा वाला बता लें, ठीक है। तो पैराथायराइड का काम क्या होगा, जो बोन्स पे, अगर बोन्स में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई है तो क्या करेगा, ज्यादा वाले कैल्शियम को कहां पे लाता है, वो ब्लड में लेके चला आता है। कौन, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, या उसी को हम क्या कहते हैं, कोलिप्स हार्मोन कहते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, या ऐसे समझ लें, मान लीजिए यहां पे जैसे ये आपकी क्या है, बोन है, ये क्या है, बोन है। बोन्स पे क्या है, एक्सेस कैल्शियम है, एक्सेस कैल्शियम, कैल्शियम ज्यादा है, ठीक है। और यहां पे आपका क्या है, ब्लड है। तो इस एक्सेस कैल्शियम को क्या करेगा, जो एक्सेस कैल्शियम है वो इस एक्सेस कैल्शियम को कहां पर लाएगा, यहां पर मान लीजिए क्या है, ब्लड है, ब्लड में लाएगा। कौन लाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा लाएगा,
थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो कौन ब्लड पे जो एक्सेस कैल्शियम है उसको कौन लाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। कहाँ पे ले जाए, सॉरी, बोन्स पे जो एक्सेस कैल्शियम है उसको कहाँ पे ले जाएगा? ब्लड में ले जाएगा। कौन? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन? सॉरी, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी हार्मोन को काउंटर काउंटर एक्ट हार्मोन कहते हैं। काउंटर एक्ट हार्मोन। किसका काउंटर एक्ट होगा? तो आप क्या बताओगे? ये थायरॉक्सिन का काउंटर एक्ट हार्मोन है। किसका काउंटर एक्ट है? तो आप बताओगे ये किसका है? थायरॉक्सिन का काउंटर एक्ट है। किसका है? काउंटर एक्ट हार्मोन। किसका है? थायरॉक्सिन का काउंटर एक्ट हार्मोन। या इसी को और क्या कहते हैं? ये जो होता है, यही क्या करता है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन ये किसको एक्टिवेट करता है? तो ये विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है, विटामिन डी के क्या करता है? एक्टिवेट करने का काम करता है। कौन? पैराथायराइड जो हार्मोन होता है ये विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? यह विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम करता है। एक्टिवेट मतलब उत्तेजित, एक्टिवेट करने का कार्य करता है। चलिए भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और मैं हट जा रहा हूं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर इनसे फैलने वाली बीमारियां कौन सी? फैलने का मतलब ये है अगर इनकी मात्रा क्या हो रहा है, ये कम मात्रा में निकल रहे हैं तो कौन सी बीमारी होगी? अगर ये ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं तो कौन सी बीमारी होगी? तो देखते हैं कि इसके कम का मैंने बताया है, हाइपो सिक्रेशन से कौन सी बीमारी होगी और हाइपर सिक्रेशन से कौन सी बीमारी होगी। हाइपो सिक्रेशन का मतलब ये है कि अगर ये कम निकला है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। हाइपर सिक्रेशन का क्या मतलब है? अगर ये ज्यादा निकला है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो क्या हो जाता है, अगर हम अल्प सिक्रेशन की बात करें तो इसको हम मिटा देते हैं। सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए भाई आ जाते हैं, इधर डाल देते हैं हाइपो सिक्रेशन। हाइपो सिक्रेशन का मतलब क्या होता है? अल्प श्रवण। और हाइपर सिक्रेशन इधर डाल देते हैं। हाइपर सिक्रेशन डाल देते हैं। हाइपर सिक्रेशन ये क्या कहते हैं? इसको तो अधिक श्रवण कहेंगे। क्या करेंगे? अधिक श्रवण या अतिश्रवण। अतिश्रवण ठीक है। चलते हैं दोनों की बात करते हैं। तो हम बात करें, अगर इसका अल्प श्रवण हो रहा है तो क्या हो जाएगा? टिटेनी बीमारी हो जाती है। कौन सी? टिटेनी। कौन सी बीमारी होती है? अगर कम मात्रा में सिक्रेशन हो रहा है तो क्या हो जाता है? टिटेनी बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? टिटेनी बीमारी हो जाती है। इससे होता क्या है, जो आपकी मांसपेशियां हैं, जो आपकी बोन्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती है। मांसपेशियां और बोन्स क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। जो उनमें फैलाव है वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो आप क्या बताएंगे कि अगर पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का कम सिक्रेशन हुआ है
तो आप क्या बताएंगे कि इसके कारण क्या हो जाएगा, जो बोन्स होंगी या मसल्स होंगी उनमें क्या हो जाएगा, बोन्स और मसल्स में सिक्रीशन क्या हो, बोन्स और मसल्स में क्या होने लगता है, कमजोर हो जाती हैं और उसमें क्या होने लगता है, जो फैलाव है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जो बोन्स और मसल्स में जो खिंचाव है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। चलिए अगला बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो और क्या हो जाता है, अगर इसका सिक्रेशन हो रहा है तो बालों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कहां पे, बालों में कैल्शियम की कमी। इसके कम सिक्रेशन से क्या हो जाएगा, हमारा जो बाल है, बालों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की, सीए का मतलब पूरा लिख देते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। एक और यहीं से बताए चलते हैं, क्या होता है, बालों, आप देखते होंगे कुछ लोगों के बाल कैसे हो जाते हैं, कर्ली हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं। तो घुंघराले होते हैं, तो बाल घुंघराले होने में क्या होता है, बाल घुंघराले होने के लिए, बाल घुंघराले होने के लिए क्या हो जाता है, घुंघराले होते हैं तो उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, फास्फोरस की। किसकी, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रहती है। जब बाल घुंघराले हो जाते हैं तो उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, फास्फोरस की। लेकिन जो जिसके बाल सिल्की होते हैं, बाल कैसे होते हैं, सिल्की बाल होते हैं, सिल्की होते हैं, तो उनमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा। तो क्या बताएंगे आप, अगर किसी का बाल में घुंघरालापन है तो आप बताएंगे इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, और अगर क्या है, बाल में सिल्कीपन है तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। तो हो सकता है जैसे मेरा बाल सिल्की है तो मेरे बाल में किसकी मात्रा ज्यादा होगी, प्रोटीन। लेकिन किसी के बाल घुंघराले हैं तो उनके बाल में किसकी मात्रा ज्यादा होगी, फास्फोरस की। ये चीजें हैं, आप डे लाइफ में कोई भी चीजें हैं, आप जब साइंस पढ़ें तो आप डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ें, आस पड़ोस की चीजों से जोड़ के पढ़ें। जैसे अब बाल में आपको पता लग गया कि ये फास्फोरस के कारण है, तो आप किसी का जैसे कर्ली बाल है, घुंघराले बाल है पड़ोस में किसी के या रिलेटिव में, तो आप याद कर लीजिए यार, उन्हीं उनको देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा यार उनका बाल घुंघराला है, मतलब फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है। किसकी बाल सिल्की है तो आपको पता लग जाएगा प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो डेली लाइफ में जो हम साइंस पढ़ें उसको अपने डे बाय डे दिन से जोड़ा करें, वहीं से क्वेश्चन भी उठते हैं, तो हमें चीजें आसान हो जाती हैं, ज्यादा अच्छा आसानी से हमको सीखने को मिलता है, और अच्छी तरीके से वो चीजें हमारे लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट हो जाती है। ठीक है, अगर वही चीजें पढ़ करके इग्नोर कर देते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टाइम मेमोरी में सेट रहती हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद भूल जाती हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेट करने के लिए आप डेली लाइफ से, आप अपने उदाहरण के अकॉर्डिंग जोड़ लीजिए, अपने अपने डेली लाइफ से जोड़ लीजिए, चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक वो याद रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं बिना गवाए। एक बात और, हाइपर सिक्रीशन से क्या हो जाए, अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो मैंने बताया है हाइपर सिक्रीशन से क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। आप देखिए कैसे, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। क्या, क्यों ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, तो आप बताओगे भैया मैंने बताया है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो आप बताओगे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो आपकी बोन्स का कैल्शियम है, किसका कैल्शियम है, बोन्स का जो कैल्शियम है, हड्डियों का जो कैल्शियम है उसको ब्लड में दे देता है। अब मान लीजिए करना काम यही है, अधिक वाला। अब इसकी मात्रा अगर ज्यादा होगी, किसकी, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन की अगर मात्रा ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, इसका कार्य होता है बोन्स के कैल्शियम को ब्लड में लाना। अब ये क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में हो गया तो जो हड्डियों का कैल्शियम है उसको ब्लड में भेजने लगेगा, और हड्डियों से कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, और जब हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या कर देंगे, आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मित्रों, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाएगी। चलिए दोस्तों फिर से बात करते हैं कि आप बताएंगे, और ये क्या हो जाता है, यही जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये क्या हो जाता है, जा करके आपके किडनी में इकट्ठा होता है कैल्शियम, ये एक्सेस कैल्शियम ब्लड में गया, ब्लड से फिल्टर होने के लिए, चूंकि हम जानते हैं ब्लड फिल्टर होने के लिए फिल्टरेशन का काम कौन करता है, किडनी करती है, और जब ये किडनी में जाएगा
तो क्या होगा, वहां पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, वहां पे कैल्शियम जमा हो जाएगा, और हम लोग ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर से मिलता है हम खाते हैं, तो वो क्या होता है, वहां पे ऑक्जेलिक एसिड आ जाएगा और कैल्शियम ऑक्सलेट का लवण बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कैल्शियम ऑक्सलेट ही क्या कहलाता है, जो आपके किडनी में पथरी होती है वो क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। मतलब क्या है, आपके बोन्स है, ये मान लिया आपकी क्या है, बोन्स है, बोन्स के एक्सेस कैल्शियम को क्या करता है, ब्लड में लाने के कारण, ये क्या है, बोन है। यहां पे मान लीजिए क्या है, ये सब एक्सेस कैल्शियम, एक्सेस कैल्शियम ज्यादा मात्रा में। अब ये क्या करेगा, इसको कहां पे लाएगा, यहां पे मान लीजिए आपका लाल से बना देते हैं, ब्लड लाल है तो भाई ब्लड लाल कर देते हैं। यहां पे मान लीजिए ये ब्लड है, तो ये कहां पर लाएगा भैया, एक्सेस कैल्शियम को कहां लाएगा, ब्लड में। कहां लाएगा, ब्लड में। लेकिन कौन लाएगा, पैरा थायरॉक्सिन हार्मोन। प्रीवियस वाले में आप देख लीजिएगा, अगर मैंने थायरॉक्सिन लिखा होगा तो आप पैरा थायरॉक्सिन वहां पे कर लीजिएगा। क्या है, अगर मैंने थायरॉक्सिन लिखा होगा तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, पैरा थायरॉक्सिन कर लीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो लिखने में मिस्टेक हुई है। पैरा थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पे ब्लड में लाने का काम। अब ये ब्लड कहाँ पे होने जाता है, फिल्टर होने के लिए कहां पर जाता है, कहां पर जाता है ब्लड, किडनी में मित्रों। कहां पर जाएगा, फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा, किडनी में जाएगा। और ये जब ज्यादा मात्रा में किडनी में गया है और इसका ब्लड में क्या रहेगा, खूब हचक के कैल्शियम रहेगा, खूब टाइट कैल्शियम, ज्यादा कैल्शियम रहेगा ज्यादा मात्रा में। तो ये कहां पर जाएगा, ये कैल्शियम कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, किडनी में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम डिपॉजिट, कैल्शियम जमा हो जाएगा, डिपॉजिट जमा हो जाएगा कहां पे, किडनी में। और हम जानते हैं कि कैल्शियम जब इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, और हम बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं बाहर से। कहां से, बाहर से। किससे मिलता है, बाहर से का मतलब आउटसोर्स से, बाहर से, फल से। और बाहर से मतलब क्या से, ऑक्सैलिक एसिड किससे मिलता है, टमाटर से। इसीलिए जब हमें पथरी होती है तो कहते हैं टमाटर ना खाइए, क्योंकि उससे ऑक्सैलिक एसिड निकलता है, ठीक है। और वो क्या बना देगा, जब ये कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड मिल गया तो ये साल्ट बना देगा, और क्या बना देगा, ये बना देगा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सलेट बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। और इसी कैल्शियम ऑक्सलेट को हम क्या कहते हैं, इसी कैल्शियम ऑक्सलेट को क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं। कौन सा, किडनी स्टोन। कौन सा स्टोन, किडनी का स्टोन कहते हैं। किसको, कैल्शियम ऑक्सलेट को। तो आप बताओगे यहां से कितने क्वेश्चन तैयार हुए, तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले यहां से बोन्स में ज्यादा कैल्शियम है, ज्यादा कैल्शियम क्या करेगा, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन इसको ब्लड में भेज देगा, ज्यादा हो गया, ये ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा। किडनी में कैल्शियम ये ज्यादा है तो ये जमा हो जाएगा किडनी में। बाहर से, आउटसोर्स से, जैसे टमाटर से और भी सोर्स है उनसे हम लेंगे ऑक्सैलिक एसिड। ये कैल्शियम जो जमा है यहाँ पे किडनी में, ऑक्सैलिक एसिड खाएंगे तो ये कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड मिलकर के साल्ट बना लेगा, कैल्शियम ऑक्सैलेट। ये कैल्शियम प्लस है, आयन है, और ये ऑक्सैलिक एसिड है, दोनों मिलकर यहाँ कैल्शियम ऑक्सलेट का साल्ट बना लेंगे। और यही कैल्शियम ऑक्सलेट आपके किडनी में जमता है और ये क्या बनाता है, किडनी स्टोन का फॉर्मेशन करता है। तो अभी पूछा जाता है किडनी का जो स्टोन होता है, या जो स्टोन होती है, पथरी होती है, किसकी बनी होती है, तो आप बताओगे किसका मित्रों, कैल्शियम वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, गिनती नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। हर एक एग्जाम में, दूसरे तीसरे एग्जाम में, कोई भी परीक्षा होती है, किसी भी स्टेट की परीक्षा होती है, ये साइंस के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। आप चाहे यूपी का पढ़िए, चाहे आप किसी स्टेट का पढ़िए, साइंस वही रहने वाली है। बस पैटर्न अलग हो सकता है, किसमें किस लेवल की कहां तक की पूछी जाती है, इसीलिए हम आपको डिटेल लेवल लेके चल रहे हैं। चलिए इसके बाद में
आप बात करें हम लोग तो ये हार हो गया। अब नेक्स्ट ग्लैंड है जो हमको पढ़ना है, थाइमस ग्लैंड पढ़नी। यहाँ तक आशा करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए। आपके समस्या का समाधान करने का पूरी तरीके समस्या समाधान की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है जो हमको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, थाइमस ग्लैंड। कौन सी, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट है हमको पढ़ना है जो भी है, क्या 6 नंबर की शायद हो, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। चलिए इसकी बात करें तो ये कहां पे होती है, जो आपका चेस्ट होता है, चेस्ट वाला पार्ट यहाँ पे, कहां से, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जस्ट यहाँ पे पार्ट, जो आपके सीने से जस्ट नीचे वाले पार्ट पे, ठीक है, सीने से जस्ट नीचे वाले पार्ट में जो हमारा ब्रेस्ट होता है, ठीक है, चेस्ट, ये ब्रेस्ट के और सीने के बीच में, यहाँ पे बिल्कुल चेस्ट पे, हार्ट वाले चेस्ट पार्ट पे होती है। तो आप लिखेंगे कहाँ कहाँ पे लिखेंगे कि चेस्ट में होती है। स्थान, सबसे पहला चीज हमने बताया कि इसका स्थान ही लिखना है। स्थान ये कहां पर पाया जाता है, तो आप कहोगे चेस्ट में। चेस्ट में मतलब सीने में, और सीने में भी कहां, बिल्कुल जो आपका हार्ट है, हार्ट और जो एओर्टा है, कौन सा, हार्ट और एओर्टा, ठीक है, हार्ट और महाधमनी। किससे, हार्ट और महाधमनी, हृदय और महाधमनी के ऊपर कहां पर पाया जाता है, हृदय और महाधमनी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होगा, तो ये कैसी होती है, 2 लोब में होती है, बाइलोब्ड होती है। कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है, 2 लोब में होती है। ठीक है, मतलब ये 2 पार्ट में कह सकते हैं डिवाइड होती है। और क्या होता है, ये एक प्रकार का लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फ से बना हुआ ऑर्गन है। कैसा है, तो इसको कैसी होती है आप बताओगे, ये कैसी होती है, तो ये बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड है, और कैसी है, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है, अगर हम कहें तो क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड समय के अनुसार क्या होती है, घटती चली जाती है। बचपन में इसका ग्राफ जो होता है इस तरह का ग्राफ बनता है। बचपन में क्या होती है, ये ज्यादा बचपन में कम होती है, जब हम यौनावस्था में पहुंचते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे फिर से इनकी कमी होती चली जाती है। तो ये पूछा जाता है, उम्र के साथ, उम्र के साथ ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पहले बढ़ती है उसके बाद में फिर घटती है। बचपन में भी कम रहती है और बुढ़ापे में भी कम रहती है, केवल जवानी में ज्यादा रहती, तो आप कौन से बताओगे, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, जन्म के समय लगभग जो इनका शेप होता है, मतलब जो भार होता है जन्म के समय, जन्म के समय क्या होता है, 10 से लेकर के 12 ग्राम की होती है। कितनी होती है मित्रों, 10 से लेकर के 12 ग्राम होती है। उसके बाद में यौनावस्था में, यौनावस्था में बात करें तो यौनावस्था में कौन कौन सी होगी, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा होती है 20 से लेकर के 30 ग्राम। कितना होता है, 20 से लेकर के 30 ग्राम। और वृद्धावस्था में सबसे कम हो जाती है, वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में 3 से लेकर के 4 ग्राम तक की हो जाती। तो आपने देखा बचपन में भी कम थी, जवानी में सबसे ज्यादा हुई, और बुढ़ापे में सबसे, और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आप लिख सकते हैं ये क्या होता है, उम्र के अनुसार घटती चली जाती है, उम्र के साथ, उम्र के साथ घटती चली जाती है, घटती चली जाती है, उम्र के साथ घटती चली जाती है। हार्मोन नाम से ही पता है, तो कौन सा है, थाइमस ग्लैंड है, तो इसके कौन हार्मोन निकलेगा, थाइरोसिन।
हार्मोन कौन सा रिलीज होगा, तो आप बताओगे कौन सा हार्मोन फ्रेंड्स, तो आप बताइएगा ये कौन सा हार्मोन होगा, थाइमस हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये थाइमोसिन क्या करता है, लिम्फोइड इसीलिए क्या है, तो ब्लड से, लिम्फ से रिलेटेड है। ये क्या करता है, जो ब्लड की डब्ल्यूबीसी, हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी में तीन तरह की, सॉरी, ब्लड में तीन तरह की सेल्स होती हैं। एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक आरबीसी होता है, और एक क्या हो सकता है, प्लेटलेट्स होता है। सबका कार्य अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो क्या होता है, आरबीसी होता है वो आपको ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, हीमोग्लोबिन होता है। जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपके ब्लड के थक्का जमने में रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्लड के थक्का जमने की बात करें, इसीलिए जो हमको डेंगू होता है, प्लेटलेट्स काउंट गिर जाता है, तो जाते हैं तुरंत डॉक्टर यही पूछता है कि ये बताइए आपको कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। जब आप कहते हैं नहीं सर हमको कहीं ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, तो चैन की सांस लेता है कि अच्छा है, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स काउंट क्या हो गया, गिर गया है, इसका मतलब ब्लीडिंग रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वही कम हो रहा है मित्रों, तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाया जाएगा, और आपकी क्या हो सकती है, जान खतरे में हो सकती है, ठीक है। तो आप जाते हैं तो डॉक्टर यही पूछता है, सोवेल अगर आपको क्या नहीं हो रहा है, ब्लड का सेक्रेशन नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं निकल रहा है। चलिए, तो क्या करता है, ये जो आप जानते हैं ब्लड में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी में भी बताया किस तरह की सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, प्रतिरक्षा सेल होती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। तो ये क्या करता है, इसमें क्या करते हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं, प्रतिरक्षा तंत्र पे कैसी होती हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दो तीन तरह की होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, T4 सेल्स बोलते हैं। कौन सी, T4 सेल्स को। तो आप बताएंगे इसको क्या करता है, बढ़ा देता है। तो आप बताओगे थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो आप बताओगे ये क्या करता है, ये जो आपके ब्लड के डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट, वो भी T4 लिम्फोसाइट है, उसको क्या कर देता है, संख्या को बढ़ा देता है। तो आप लिखेंगे थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, जो ब्लड है, ब्लड में क्या रहेगा बताया मित्रों, डब्ल्यूबीसी रहेगा, और डब्ल्यूबीसी में कौन सी रहती है, लिम्फोसाइट रहती हैं, क्या रहती हैं, लिम्फोसाइट्स, और कौन सी साइट, वो भी कौन सी, T4। इनकी संख्या को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्या कर देता है, बढ़ा देता। तो डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो आप बताओगे थाइमोसिन। अब जब लिम्फोसाइट मैंने बताया है, ये किस तरह की सेल्स हैं, ये किस तरह की सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं। किस तरह की हैं, इम्यून सेल्स हैं। इम्यून मतलब प्रतिरक्षी सेल हैं। तो ये क्या करेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या बढ़ जाएगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो आप बताओगे थाइमोसिन हार्मोन। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, आप बताओगे स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, ठीक है। तो इसमें इतना केवल ये पूछा जाएगा उम्र के साथ कौन सी घटती रहती है, तो इसके लिए अगर बनाना चाहें तो इसका कर्व ऐसा कुछ बनेगा, ये बनेगा, ऐसा कर्व कुछ बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बाल्यावस्था हो जाएगी, मतलब बचपन लिख देते हैं, बचपन लिख दें, इधर क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, यौवनावस्था, यौवन, और ये क्या हो जाएगा, वृद्धा। बचपन में यहां से कर देते हैं, क्योंकि तो नहीं, वृद्धा में यहां तक कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होती है, बचपन में। ये तो आपका क्या हो गया,
और ये थाइमस का सेल होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। तो आप बताएंगे इसका स्थान कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर होती है, चेस्ट में होती है, किस तरह का आर्गन है, लिम्फॉइड आर्गन है, इसका क्या समय के अनुसार कौन सी घटती रहती है, तो आप बताओगे थाइमस ग्लैंड। और पूछा जाएगा हार्मोन कौन सा, थाइमोसिन। कार्य क्या होता है, तो आप बताओगे ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, मतलब T4 लिम्फोसाइट्स को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ तक आपकी थाइमस हो गई। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ते हैं वो कौन सी होती है, पैंक्रियास। क्या कहते हैं, पैंक्रियास। पैंक्रियास जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। पैंक्रियास जो होती है ये क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है, ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह कार्य करती हैं, वो ग्लैंड कौन सी होती हैं, मिक्स ग्लैंड होती है। तो जो पैंक्रियाज है वो क्या करता है, ये दोनों सिक्रीशन, एक्सोक्राइन मैंने बताया है डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। इससे क्या है, एक्सोक्राइन में क्या निकलता है, एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जबकि एंडोक्राइन में केवल किसका सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का। और जो पैंक्रियास होती है ये हार्मोन और किसका, एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। तो हम करते हैं आज बात पैंक्रियास की। अग्नाशय, अग्नाशय की बात करते हैं। इसकी जो खोज है वो किसने की थी, ये हम लिख दें। तो इस पहला प्रश्न इसमें क्या होता है, ये किस टाइप की ग्लैंड है, तो आप बताओगे मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है, ये एंजाइम निकालेगी, एंजाइम ही निकालेगी और क्या निकालेगी, हार्मोन भी निकालेगी। क्या निकालेगी, हार्मोन भी निकालेगी। खोजकर्ता की बात करें तो खोज किसने किया, लैंगरहंस ने किया, लैंगरहंस ने की, लैंगरहंस। ठीक है, इसीलिए क्या होता है इसमें, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस की सेल्स किसमें होती हैं, तो बताओगे पैंक्रियास में होती है। क्वेश्चन आता है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस सेल्स किसमें होती हैं, तो आप बताओगे पैंक्रियास। ठीक है, इसका कहाँ पे होती है, तो हम जानते हैं डिओडेनम में होती है। किसमें होती है, डिओडेनम में। स्थान कहाँ पे होता है, ये किसका स्थान है, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्थान है डिओडेनम में, डिओडेनम में। उसके बाद में इसमें जो होती है ये जो अग्नाशय है इसमें 4 टाइप की सेल्स होती है। मेनली कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की सेल्स होती है। कितने टाइप की, 4 टाइप की सेल्स होती है। इसमें 4 टाइप्स में जो सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है अल्फा सेल्स, बीटा सेल, गामा सेल और कौन सा, डेल्टा सेल, या क्या बोलते हैं अल्फा बीटा, डेल्टा और एफ, गामा अल्फा बीटा डेल्टा और कौन सी, एफ सेल। तो ये जो तीनों है ये किसका सिक्रेशन करती हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। और ये अकेली किसका करती है, एंजाइम का सिक्रेशन करती है। किसका, एंजाइम का सिक्रेशन। तो अल्फा बीटा डेल्टा या गामा जो भी आप कहना चाहें दोनों लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा डेल्टा हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जबकि जो एफ सेल होती हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं, तो आप बताओगे पैंक्रियाटिक जूस। एंजाइम में क्या, एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है मित्रों, एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जितने भी सेल्स हैं उसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा सेल्स की। किसकी बात करते हैं, अल्फा सेल्स की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए। 4 टाइप के मैंने बताया है। तो पैंक्रियाटिक जो लास्ट वाले सेल की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बात हम कहाँ पे करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं अल्फा सेल्स। जो पहली सेल्स है वो कौन सी है, अल्फा सेल। अल्फा सेल, अल्फा सेल से कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फा सेल से किस तरह का हार्मोन निकलता है। तो इसका जो हार्मोन है वो
कौन सा निकलता है, तो आप बताओगे ग्लूकेगॉन। हार्मोन जो है कौन सा है, ग्लूकेगॉन। हार्मोन कौन सा है, ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा, ग्लूकेगॉन हार्मोन। इसकी खोज किसने की, तो आप बताओगे किम्बाल और मुरलिन ने की। किसने, खोजकर्ता इसके कौन है, किम्बल एंड मुरलिन। किम्बल और मुरलिन ने की। इसका कार्य क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है, सॉरी ग्लूकेगॉन हार्मोन है, ये क्या करता है, कार्य क्या होता है, तो आप बताएंगे, हमें नाम से पता करना। ग्लूकेगॉन तो क्या करता है, ग्लूके मतलब ग्लाइकोजन को, गॉन का मतलब बदल देता है। ठीक है, हम याद करने के लिए बता रहे हैं, मीनिंग नहीं बता रहे हैं, समझे। तो ये क्या करता है, जो आपका ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। आपकी बॉडी में क्या करता है, जो ग्लाइकोजन है इसको, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फूड है। कैसा है, स्टोर फूड है हमारे शरीर का। ये क्या कर देता है, किसकी सहायता से, ग्लूकेगॉन की सहायता से। ग्लूकेगॉन की सहायता से किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। हमारी बॉडी में अगर हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या होता है, जो हमारे, मान लो आज मैंने नहीं खाना खाया पूरे दिन, तो क्या होगा, जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको क्या करेगा, जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज में। क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ये आपका क्या करता है, एनर्जी देता है। और ग्लूकोज जब टूटता है, हम श्वसन करते हैं, ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूट जाता है और हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी निकलता है। और एटीपी जो हमें ऊर्जा देता है या बायोलॉजिकल ऊर्जा का काम करता है। तो हम जानेंगे एटीपी ऊर्जा देता है। ठीक है, करेंसी ऑफ बॉडी कही जाती है, करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है, अब चले आगे बात करें तो इसके बाद में इसका एक केवल चीज आप आएगा, किसकी बताएंगे, अल्फा सेल में कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगॉन। पूछा जाएगा, मान लो पूछ लिया कभी कदा कि किम्बल किसने खोज की, तो किम्बल एंड मुरलिन। कार्य क्या होता है, ये ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, कौन सी सेल है, बीटा सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बीटा सेल है, ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप बताओगे इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, सर इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसकी खोज हम लोग सब जानते हैं, कौन से ली, बेंटीन और वेस्ट ने की। ठीक है, क्या, यफ बेंटीन एंड वेस्ट ने की। किसने, यफ बेंटीन एंड वेस्ट ने की, ने खोज की। किसने की, बेंटीन एंड वेस्ट ने किसकी खोज की, इंसुलिन की खोज की। रासायनिक संरचना की बात करें, ठीक है, जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, रासायनिक संरचना है, रासायनिक रासायनिक संरचना की बात करें तो उसको किसने दिया, इंसुलिन की खोज बेंटीन एंड वेस्ट ने की। लेकिन जो इसकी रासायनिक संरचना है वो किसने दी थी, तो आप बताओगे, उसको आप बताएंगे किसने दी थी, फ्रेडरिक सेंगर। किसने दी थी, फ्रेडरिक सेंगर ने दी थी। किसने, फ्रेडरिक सेंगर। यहां बताएंगे रासायनिक संरचना किसने दी, फ्रेडरिक सेंगर ने दी थी। ठीक है, और ये कहां से प्राप्त किया गया था, तो गाय के, पहला जो इंसुलिन था वो कहां से प्राप्त किया है, गाय के शरीर से प्राप्त किया। गाय की इंसुलिन थी, कहां से, गाय की इंसुलिन थी। कहां की, गाय की इंसुलिन। मतलब इन्होंने जो देखी इंसुलिन की संरचना देखी, वो कहां की इंसुलिन थी, जो गाय के शरीर में इंसुलिन प्रेजेंट होता है उससे इन्होंने देखा। तो आप बताओगे खोज किसने की, बेंटीन एंड वेस्ट ने, जिसकी रासायनिक संरचना है वो फ्रेडरिक सेंगर ने दी। और कहां से ऑब्टेन किया, तो आप बताओगे गाय के शरीर से ऑब्टेन किया। ठीक है,
ये क्या करता है, इसका कार्य जो होता है, देखिए यहाँ पे स्टोर जो था उसको कन्वर्ट किया, तो जस्ट क्या करेगा, इसका अपोजिट काम होगा, मतलब इसको ये काउंटर हार्मोन हो जाएगा अल्फा सेल का। मतलब जो ग्लाइकोजन ग्लूकेगॉन है, वो जो इंसुलिन है, वो किसका, ग्लूकेगॉन का क्या है, काउंटर हार्मोन। मतलब इसका जो कार्य होगा, कार्य क्या होगा मित्रों, तो आप बताओगे फ्रेंड्स कि जो इसका कार्य होगा वो एक्सेस क्या, ग्लूकोज को, जो एक्सेस ग्लूकोज है, ज्यादा मात्रा में जो ग्लूकोज है उसको कहां भेज देगा, उसको क्या करेगा, एक्सेस ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में बदल देगा, किसमें, ग्लाइकोजन। और किसकी सहायता से, इंसुलिन की सहायता से, किसकी, इंसुलिन हार्मोन की सहायता से। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। यहां लेकिन क्या हो जाएगा, इसको ग्लूकोजेनेसिस बोलेंगे, क्या कहेंगे, ग्लूकोजिनोलिसिस, ग्लूकोजिनोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है टूटना, और यहाँ पे किसका टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस किसके हार्मोन के कारण, ग्लाइकोजन के कारण, ग्लूकेगॉन के कारण। और ग्लाइकोजेनेसिस किसके कारण, तो इंसुलिन के कारण होता है। ठीक है, अगर क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा घटती है तो भाई ये क्या करेगा, अगर ये कम हो गया तो जो आपका ब्लड कहाँ पे शरीर में ज्यादा शुगर है उसको किसमें नहीं कंट्रोल कर बदल पाएगा, ग्लाइकोजन में नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है अगर इंसुलिन घट गया तो आपके शरीर में क्या बढ़ जाएगा, ग्लूकोज बढ़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, अगर सॉरी इंसुलिन की मात्रा अगर घट रही है तो क्या बढ़ेगा, आपका जो ब्लड शुगर है या ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी। और जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, हम जानते हैं, कहते हैं ब्लड शुगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब आपको कौन सी बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई। क्या हो गई, डायबिटीज हो गई। कौन सी, या शुगर, डायबिटीज या शुगर हो गया। कब होगा, इंसुलिन, कहते हैं इंसुलिन देंगे, इंसुलिन देने का मतलब क्या है, जब वो आपको इंसुलिन देते हैं तो वो क्या करता है, जो इंसुलिन कम हुई है ब्लड में आपकी जाती है और क्या कर देती है, ब्लड शुगर के लेवल को क्या कर देती है, कम कर देती है। क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, और ये बताएंगे डायबिटीज जब ग्रोथ पढ़ाने लगेंगे तो उसमें बताएंगे कि दो टाइप की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलेटिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेल जो होती है वो कौन सी होती है, डेल्टा सेल होती है। कौन सी सेल होती है, डेल्टा सेल। नेक्स्ट होती है, तीसरा सेल है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल की बात करें तो इससे कौन सा हार्मोन करता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, सोमैटो, ये हम और पढ़ चुके हैं, स्टेटिन हार्मोन, इसको भी ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन ये क्या करता है, देता है, ये क्या कर देता है, बीएमआर को बढ़ाता है। बीएमआर का मतलब क्या होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, इसको क्या करा देता है, बीएमआर को क्या कर देता है, रेगुलेट करता है। बीएमआर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या करता है मित्रों, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, और बीएमआर जो होता है क्या होता है, 500 ग्राम पर 1 घंटे में। एक और
1 आवर का क्या होता है, 500 ग्राम 1 आवर होता है। ठीक है, 500 ग्राम ये कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको क्या हो, जब भी जो क्लासेस पढ़े तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।